भाषा निरंतर प्रवहमान रहती है, किसी नदी की धारा की तरह। वो कभी ठहरती नहीं, ठिठकती नहीं और न कभी पीछे मुड़कर देखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रीता गौड़ साहित्य समाधान के मंच से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले 5 सत्रों से हम भाषा की यात्रा पर हैं। भाषा जिस तरह से वैदिक युग से लेकर आज तक यात्रा करती रही है, उसके कई पड़ाव हम देख चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी, उनकी क्या विशेषताएं थी और कैसे वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। फिर हमने पिछले सत्र में बात की थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पाली भाषा पर, यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के पहले चरण पर। तो चलिए आज के सत्र में देखते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सत्र में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्राकृत, यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के दूसरे चरण पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पिछले सत्र में ये अच्छी तरह से जान लिया था कि पाली भाषा को, जो कि पहला चरण है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का, उसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो आज हम द्वितीय प्राकृत पर बात करने वाले हैं। दूसरी बात, इस प्राकृत के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राकृत के सामान्य लक्षणों पर चर्चा करने वाले हैं। प्राकृत के कितने भेद विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं और वो कौन से हैं, वो भी हम जानने वाले हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं भेदों से आगे अपभ्रंश के भेद विकसित हुए और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं क्रमशः विकसित हुई। इसलिए हमें प्राकृत के भेदों को भी जानना बहुत जरूरी है। और आज की हमारी इस चर्चा के आधार ग्रंथ होंगे हिंदी उद्भव, विकास और रूप डॉक्टर हरदेव बाहरी, हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली बात, आपको याद होगा कि जब हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण पर बात की थी तो हमने ये जान लिया था कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच पाली भाषा का समय माना गया है और दूसरा चरण मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का प्राकृत है, जिसे हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। और इसका समय माना गया है दोस्तों 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच। अब सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि प्राकृत आखिर कौन सी भाषा को कहा जाता है, इसे प्राकृत क्यों कहा जाता है। तो संक्षेप में हम इस पर एक नजर डालते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के दूसरे चरण में साहित्य में प्रतिष्ठित जो जनभाषाएं थी वे प्राकृत कहलाएं। ये साधारण सी परिभाषा है, ये साधारण सा अर्थ है प्राकृत का। यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जब शुरू हुआ तो उसका पहला चरण यानी पाली का पड़ाव जब समाप्ति की ओर था, यानी पाली साहित्यिक भाषा के रूप में पतन की ओर अग्रसर होने लगी, उसका प्रयोग क्रमशः कम होने लगा, तब जिस भाषा का साहित्य में उदय हुआ उसे हम प्राकृत के नाम से जानते हैं। प्राकृत के 2 अर्थ विद्वानों ने बताए हैं। सबसे पहला अर्थ है कि प्राकृत शब्द का प्रयोग जन भाषा के रूप में किया गया, जन भाषा के अर्थ में किया गया। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जो भाषा लौकिक संस्कृत में साहित्य सृजन होने के दौरान, पाली में साहित्य सृजन होने के दौरान लोक मानस के द्वारा बोली जाती थी, जनमानस के आम आदमी के द्वारा बोली जाती थी, उसी भाषा को प्राकृत कहा गया। जनभाषा का तात्पर्य ये है। संस्कृत में कहा भी गया है प्राकृत जनानाम भाषा प्राकृतम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो जनों की स्वाभाविक भाषा है, आम आदमी की जो स्वाभाविक भाषा है, वही प्राकृत है। दूसरे अर्थ पर बात करें तो प्रकृति या मूल से उत्पन्न भाषा, यानी संस्कृत की पुत्री, क्योंकि मूल क्या है भाषा का? संस्कृत है, तो उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहा गया। तो इस तरह से ये 2 अर्थ हमारे सामने आते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, माना जाता है कि वेदों की रचना के समय भी प्राकृतें थी, यानी प्राकृत भाषा मध्यकाल में नहीं जन्मी, ऐसा विद्वानों का मत है। उनका मत है कि जिस समय वैदिक साहित्य की रचना की जा रही थी, ऋग्वेद आदि ग्रंथ रचे जा रहे थे, उस समय भी जनमानस में जो भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत ही थी।
अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि बहुत सारे प्राकृत के शब्दों का प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो निश्चित रूप से संस्कृत के नहीं है, बल्कि संस्कृत से परिवर्तित होकर उनका तद्भव रूप धारण करके जनमानस के द्वारा बोले जाते थे। तो कुछ शब्द यहाँ मैंने दिए हैं जिससे कि आप उस बात को समझ सकें। देखिए, वेदों में प्रयुक्त उच्चा, नीचा, भोतु, शिथिर, वेश, दुर्लभ और इंदर इत्यादि कुछ नमूने के तौर पर दिए गए शब्द हैं जो प्राकृत के हैं। क्यों? क्योंकि उच्च से प्राकृत में यानी आम आदमी की भाषा में, जन भाषा में उच्चा बना, निम्न से जो संस्कृत में निम्न शब्द था उससे नीचा बना, और नीचा शब्द हम आज भी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि जो परंपरा वैदिक संस्कृत से शुरू हुई थी उसके कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो आज भी हमारी भाषा का अंग बने हुए हैं। इसी तरह से भोतु शब्द संस्कृत के भवतु का तद्भव रूप है जो लोक प्रचलित हुआ। शिथिर, शिथिल जो संस्कृत का शब्द है उसका परिवर्तित रूप है, प्राकृत रूप है शिथिर। वेश का परिवर्तित रूप है वेश, और दुर्लभ का है दुर्लभ, इंद्र का है इंदर। तो इन सारे शब्दों को देखकर जो कि ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हैं, प्रसंगवश हम इस बात पर पहुंचते हैं, यानी विद्वत समुदाय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जिस समय वेदों की रचना की जा रही थी, वैदिक साहित्य लिखा जा रहा था, उस समय भी आम बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी। आगे चलते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी इस प्रक्रिया के विषय में क्या कहते हैं? वे लिखते हैं, वैदिक काल में भी प्राकृतें थी, यानी वे भी इस बात का समर्थन करते हैं, और जिस प्रकार से साहित्यिक भाषा से प्रभावित होती थी उसी प्रकार साहित्यिक भाषा को प्रभावित भी करती थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ भाषा के स्वरूप के विषय में, उसकी विशेषता के विषय में डॉक्टर बाहरी ने कही है। वे क्या कहते हैं कि जिस तरह से साहित्यिक भाषा से प्राकृत भाषा यानी जन भाषा प्रभावित होती है, क्योंकि साहित्यिक भाषा के बहुत सारे शब्द आम भाषा में बोले जाते हैं, जन भाषा में बोले जाते हैं, उसी तरह से साहित्यिक भाषा को जन भाषा प्रभावित भी करती है। और यही कारण है कि प्राकृत जैसी जन भाषा के शब्दों का प्रयोग हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यानी जन भाषा और साहित्यिक भाषा समानांतर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। धार्मिक क्षेत्र में अधिक दखल देने के कारण पाली का पहली शती ईस्वी से तक आते आते ह्रास हो गया। यानी अब हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं कि प्राकृत जिस समय विकसित हुई उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने प्राकृत भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित किया, उसे साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वैदिक काल में ही प्राकृत जन्म ले चुकी थी। सबसे महत्वपूर्ण कारण साहित्यिक भाषा के रूप में प्राकृत के उद्भव का है कि पाली भाषा जो इसकी पूर्ववर्ती भाषा सी, जिसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, उसने अपने आप को केवल और केवल धार्मिक विषय वस्तुओं तक ही सीमित रखा। यानी पाली भाषा में जो भी ग्रंथ लिखे गए वे केवल धार्मिक ग्रंथ थे। उन्होंने धर्म के अलावा अन्य किसी मनुष्य की मनोवृत्ति से जुड़ा साहित्य लिखने का प्रयत्न ही नहीं किया। यानी पाली भाषा ने अपने स्वरूप को सीमित क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा, और एक समय ऐसा आया जबकि पाली बौद्ध धर्म का पर्याय बन करके रह गई। और यही कारण है कि पहली शती ईस्वी से पहले ही उसका तेजी से ह्रास होने लगा, पतन होने लगा। यानी साहित्यिक भाषा के रूप में वो धीरे धीरे कम प्रयुक्त की जाने लगी। दूसरी बात क्या है? संस्कृत की साहित्यिक व्यापकता और श्रेष्ठता में वृद्धि। एक और पाली साहित्य में कम प्रयुक्त हो रही है क्योंकि साहित्य का नाम केवल धार्मिक साहित्य लिखना नहीं होता, साहित्य का अर्थ केवल धार्मिक साहित्य लिखना नहीं होता, बल्कि मानवीय मनोवृत्तियों से जुड़े हर विषय पर, हर बिंदु पर साहित्य का सृजन करना होता है। लेकिन पाली भाषा में हमें ये प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। यही कारण है कि वो पतन की ओर अग्रसर होने लगी। और क्योंकि संस्कृत भाषा को, लौकिक संस्कृत को विस्थापित कर पाली भाषा ने स्थान ग्रहण किया था, लेकिन जैसे ही पाली भाषा पतन की ओर अग्रसर होने लगी, संस्कृत की साहित्यिक विरासत
फिर से अपने व्यापक स्वरूप में, अपने उत्कृष्ट और सुंदर रूप में हमारे सामने आने लगी। अभिप्राय ये है दोस्तों कि संस्कृत में एक से एक बढ़कर सुंदर रचनाएं लिखी जाने लगी। तीसरी बात, जन भाषा का पुनः संघर्ष हुआ। अब क्योंकि साहित्य कैसा लिखा जाना चाहिए? साहित्य उस भाषा में लिखा जाना चाहिए जो भाषा आम आदमी की समझ में आने वाली हो, जिससे कि साहित्यिक रचनाओं का आनंद, उसका रसास्वादन प्रत्येक वर्ग का आम आदमी भी कर सके, वो केवल बौद्धिक या विद्वत समुदाय तक सीमित होकर न रहे। यही कारण है कि जब संस्कृत की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ने लगी तो जन भाषाओं को एक बार फिर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा, और इस बार भी पहले की तरह जैसे पाली भाषा के दौरान जैन और बौद्ध मत के समर्थकों ने नेतृत्व किया था, जैन और बौद्ध धर्मों ने नेतृत्व किया था, उसी तरह से इस दूसरे संघर्ष में भी जैन और बौद्धों ने ही जन भाषा को प्रतिष्ठित करने में, उसे साहित्यिक अस्तित्व प्रदान करने में, साहित्यिक पहचान प्रदान करने में नेतृत्व किया। अगला बिंदु है, अब जनभाषा धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। क्यों? क्योंकि दूसरे चरण में आकर ये समझ में आ गया अच्छी तरह से कि यदि भाषा को किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रखा जाएगा तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी ही पतन की ओर अग्रसर होने लग जाएगी और अपनी साहित्यिक पहचान खो देगी। इसलिए अब महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आया कि अब जनभाषा में, जिस जनभाषा को साहित्यिक पहचान दी गई, उस जनभाषा में केवल धार्मिक साहित्य नहीं लिखा गया, बल्कि उसमें भरपूर लौकिक साहित्य का भी सृजन हुआ। और यही कारण है, इन सारी परिस्थितियों के कारण प्राकृत यानी द्वितीय प्राकृत साहित्यिक स्वरूप में स्थापित होने में पूर्णतः सफल रही। आगे चलते हैं। अब इसका क्या प्रमाण है कि संस्कृत की तुलना में प्राकृत अधिक लोकप्रिय हुई साहित्यिक भाषा के रूप में? तो इसका प्रमाण है सेतुबंध, गौड़वहो आदि प्रबंध काव्य। ये प्राकृत के प्रबंध काव्य हैं दोस्तों। और गाथा सप्तशती और वज्जालग ये मुक्तक काव्य ग्रंथ है जो संस्कृत काव्य की तुलना में उत्कृष्ट माने जाने लगे। क्यों माने जाने लगे? क्योंकि इन्हें आम आदमी के लिए पढ़ना बहुत आसान था, क्योंकि ये उनकी अपनी भाषा में लिखे गए थे। और यही कारण है कि साहित्य का आनंद लेने का अधिकार इन जैसे ग्रंथों ने आम आदमी को दिया। और यही कारण है कि ये संस्कृत साहित्य की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माने जाने लगे। संस्कृत एक बार फिर प्राकृत जैसे ही साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई, उसी दौरान संस्कृत साहित्यिक प्रतिष्ठा से फिर से अपदस्थ हो गई, यानी प्राकृत का वर्चस्व साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गया। आगे चलते हैं। अब उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने क्या क्या कहा, वो दो एक महत्वपूर्ण कथन है, मत हैं, जिनको आपको जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला कथन जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी वो है जयवल्लभ का, जिन्होंने वज्जालग नामक ग्रंथ लिखा और उसमें ये घोषित किया, देखिए ध्यान देंगे, जब ललित युवतियों का श्रृंगार रसपूर्ण प्राकृत काव्य उपलब्ध है तो संस्कृत कौन पढ़े। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत की तुलना में अब लोग प्राकृत में लिखे गए साहित्य को पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगे थे। और उसका कारण यही था कि प्राकृत ने अपने स्वरूप को धर्म तक सीमित नहीं रखा, श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी गई। इसका फल ये हुआ कि आम आदमी उन ग्रंथों को पढ़कर अपनी साहित्यिक पिपासा को, अपनी साहित्यिक प्यास को शांत कर सकता था और साहित्य का आनंद ले सकता था। इसी तरह से दूसरा जो कथन है वो राजशेखर का है। राजशेखर कहते हैं कि संस्कृत भाषा कर्कश और प्राकृत भाषा सुकुमार है। यानी राजशेखर ने तो संस्कृत और प्राकृत की तुलना ही कर दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत तो कर्कश है, यानी कानों को चुभने वाली है संस्कृत, लेकिन प्राकृत भाषा इतनी कोमल है कि कानों में रस घोलती हुई सी प्रतीत होती है, आनंद की फुहार बरसाती हुई सी प्रतीत होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुरुष और स्त्री में जो अंतर है, यानी कोमलता और कठोरता का, वही इन दोनों भाषाओं यानी संस्कृत और प्राकृत में है। तो इस तरह से दोस्तों जयवल्लभ और राजशेखर के इन दोनों कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से प्राकृत ने संस्कृत को साहित्यिक स्थान से, उसके साहित्यिक अस्तित्व से अपदस्थ किया और अपना वर्चस्व स्थापित किया।
आगे चलते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी प्राकृत के नामकरण के विषय में एक बहुत ही रोचक सी बात कहते हैं। देखिए, वे लिखते हैं कि इस भाषा का नाम साहित्यिक प्राकृत अथवा मध्यकालीन प्राकृत होना चाहिए। यानी वे प्राकृत के प्राकृत नाम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें प्राकृत का पूरा स्वरूप निखर कर सामने नहीं आता। उनका मत है कि प्राकृत को या तो साहित्यिक प्राकृत नाम दिया जाना चाहिए या फिर मध्यकालीन प्राकृत नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य का माध्यम बनने के उपरांत इस भाषा को भी अधिकाधिक संस्कृत शब्दावली अपनानी पड़ी, बल्कि एक सामान्य और अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त करने के लिए इसने संस्कृत का अनुकरण किया। साहित्यिक प्राकृत संस्कृत की पुत्री ही नहीं, परिचारिका बनकर चली है। परिचारिका का अर्थ होता है सेविका। यानी क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी? डॉक्टर हरदेव बाहरी उसी प्रसंग को वापस से दोहरा रहे हैं, जबकि हमने ये पढ़ा था अभी कुछ देर पहले ही कि जब भी कोई जनभाषा विकसित होती है, जन्म लेती है, तो वो जिस तरीके से अपनी विकास प्रक्रिया में साहित्यिक भाषा को प्रभावित करती है, उसी तरह से साहित्यिक भाषा का प्रभाव भी ग्रहण करती है। और क्योंकि प्राकृत ने अपनी विकास प्रक्रिया के दौरान संस्कृत से बहुत सारा प्रभाव ग्रहण किया, बहुत सारे उसके शब्दों को अपनाया, और यहाँ तक कि साहित्यिक पराकाष्ठा तक पहुँचने के लिए, साहित्य जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसे संस्कृत का अनुकरण करना पड़ा कुछ अर्थों में। यही कारण है कि हरदेव बाहरी चाहते हैं कि इस भाषा को केवल प्राकृत न कहकर साहित्यिक अथवा मध्यकालीन प्राकृत कहकर संबोधित किया जाए। आगे चलते हैं। अब प्राकृत शब्द का भाषा के अर्थ में विस्तृत प्रयोग, इसको हम जान लेते हैं एक बार, क्योंकि सामान्यतः 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का लंबा समय है, जबकि प्राकृत भाषाएं जन भाषा के स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साहित्यिक भाषा के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रहती हैं। तो इस दौरान किस किस पड़ाव से गुजरी प्राकृत भाषा, उसे हम इसके द्वारा समझेंगे। सबसे पहले प्रथम प्राकृत आती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसको हम पाली कहते हैं। दूसरा पाली का, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि केवल धर्म तक अपने आप को पाली भाषा ने सीमित रखा। यही कारण है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अभिलेखों में ही इसका प्रयोग अधिक समय तक मिलता है, और ये समय है पाली भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। यानी प्रथम प्राकृत वो प्राकृत है जो केवल धार्मिक अभिलेखों और ग्रंथों में प्रयुक्त हुई। दूसरे चरण में आकर के विस्तृत रूप धारण करती है प्राकृत, और ये न केवल भारत में प्रयुक्त होती है, न केवल धार्मिक साहित्य में प्रयुक्त होती है, लौकिक साहित्य में प्रयुक्त होती है, बल्कि भारत और उसके बाहर भी प्रयुक्त होती है। जहां जहां बौद्ध और जैन धर्म जाते हैं, वहां वहां इन धर्मों के साथ प्राकृत, द्वितीय प्राकृत जाती है और अपने स्वरूप को विस्तृत करती है। और एक इसकी व्यापकता का कारण ये भी है कि ये केवल अपने आप को धर्म तक सीमित नहीं रखती, बल्कि लौकिक साहित्य यानी श्रृंगार साहित्य का सृजन भी करती है। एक से एक बढ़िया उत्कृष्ट कोटि के श्रृंगारिक काव्य द्वितीय प्राकृत में लिखे गए, और इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अब तृतीय प्राकृत की बात करें तो तृतीय प्राकृत का समय 500 से 1000 ईस्वी के बीच माना गया है, और इसे अपभ्रंश और अवहट्ठ भी कहा जाता है। हमने जब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ा था दोस्तों, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने देखा था कि उसमें अपभ्रंश भाषा तीसरे चरण में आकर विकसित होती है, जिसे तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है, और अपभ्रंश के अंतिम चरण में यानी 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य एक नई भाषा उदित होती है, जो अपभ्रंश की विशेषताओं से भी युक्त है और कुछ अपनी मौलिक विशेषताओं को भी लिए हुए है, कुछ पूर्ववर्ती भाषाओं की विशेषताएं भी जिसमें हैं, और जो अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है, जिसे नाम दिया गया अवहट्ठ। कुछ विद्वानों ने इसे पुरानी हिंदी कहकर भी संबोधित किया है। तो ये प्राकृत के विकास के 3 चरण हैं, जिनमें प्रथम चरण से लेकर तीसरे चरण तक भाषा निरंतर अपने स्वरूप को विस्तृत करती हुई दिखाई देती है। आगे चलते हैं। अब प्राकृत के भेदों पर बात करते हैं। मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्राकृत के भेदों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सभी भेदों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, यानी जिसमें हमारी हिंदी भी शामिल है, वे सभी भाषाएं विकसित हुई हैं। तो भरत मुनि जो बहुत बड़े
रस शास्त्री माने गए हैं, काव्य शास्त्र के प्रकांड पंडित माने गए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में चर्चा की कि प्राकृत केवल 7 थी, यानी उन्होंने प्राकृत की संख्या केवल 7 बताई है। दूसरे विद्वान संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में कहते हैं कि कुल मिलाकर 12 प्राकृत थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। प्राकृत लंकेश्वर एक और ग्रंथ है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रावण के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। लंकापति राम और रावण के युद्ध से आप सभी परिचित हैं, तो लंकेश्वर शब्द आ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि ये रावण के द्वारा लिखा गया। और हम सभी जानते हैं कि रावण अपनी राक्षसी वृत्तियों के कारण पतन का हकदार बना। वैसे मूलतः एक व्यक्ति के रूप में बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। तो उन्होंने 16 प्राकृतों की चर्चा की है, यानी प्रमुख प्राकृतों में 16 प्राकृतें गिनाई हैं। प्राकृत चंद्रिका नामक ग्रंथ श्री प्रभाकर का लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने 27 प्राकृतों की चर्चा की है। यानी इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग संख्या प्राकृतों के भेदों की बताई गई है। अब हमें देखना यह है कि प्रमुख प्राकृतें कौन सी हैं जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई। तो इस संबंध में सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया ग्रियर्सन के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, वे इस विषय में क्या कहते हैं कि प्रमुख प्राकृतों में पैशाची, शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, केकय, टक, ब्राचड़ और खस का उल्लेख होना चाहिए। यानी ये कुल मिलाकर 9 प्राकृतें हैं। सुनीति कुमार चटर्जी महत्वपूर्ण प्राकृतों में इन 9 प्राकृतों की गणना करते हैं, यानी 9 भेदों को स्वीकार करते हैं। परंतु एक बात और ध्यान में रखने की है कि केकय, टक, ब्राचड़ और खस, इनमें साहित्य उपलब्ध ही नहीं है, यानी इन प्राकृतों का साहित्यिक महत्व नहीं है। तो बचे कितनी प्राकृतें? हमारे पास केवल और केवल 5 प्राकृतें बची, जिनका साहित्यिक महत्व है, जिनमें उत्कृष्ट कोटि के साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए और जिनसे क्रमशः कालांतर में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि भले ही विद्वानों ने अलग अलग संख्या प्राकृतों की बताई हो, सुनीति कुमार चटर्जी ने भी 9 प्राकृतों के जिक्र किया हो, लेकिन 5 प्राकृतें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं प्राकृतों को आधार बनाकर हम अपनी आगे की चर्चा जारी करेंगे। आगे चलते हैं। अब इन प्राकृतों के भेदों पर थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे कि हमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के जन्म को जानने का अच्छा अवसर मिले, सुविधा हो। तो 5 प्राकृतें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली प्राकृत है पैशाची प्राकृत। पैशाची प्राकृत कहाँ बोली जाती थी, ये हमें पता होना चाहिए। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर, यानी जब पाकिस्तान नहीं था उस समय सिंध और पंजाब के क्षेत्र को पश्चिमोत्तर प्रदेश कहा जाता था, और उस क्षेत्र में जो प्राकृत का रूप बोला जाता था वो पैशाची प्राकृत था। आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के इस सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा चीन में, गांधार में, तुर्किस्तान में, काफिरिस्तान में, उनके शिलालेखों में इस प्राकृत के प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। यानी ये प्राकृत केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि पड़ोसी देशों की भाषाओं में भी शामिल हो गई। पंजाब, सिंध, बिलोचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं को पैशाची प्राकृत ने बहुत गहराई से प्रभावित किया, और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो गुणाढ्यकृत वृहत कथा इसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे साहित्य जगत में एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है। आगे चलते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है शौरसैनी प्राकृत, जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि यही पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी है। तो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में, यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में जहां मथुरा स्थित है और उसके आसपास के क्षेत्र में शौरसैनी प्राकृत बोली जाती थी। और शौरसैनी प्राकृत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका संस्कृत का इस पर बहुत अधिक प्रभाव है। एक समय में जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तब उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा इसको प्राप्त था। दिगंबर जैन मत के जितने भी सिद्धांत, यानी दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित जो भी साहित्य लिखा गया, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उन सब की भाषा शौरसैनी प्राकृत ही रही। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। संस्कृत नाटकों में गद्य की जो भाषा है वो भी शौरसैनी प्राकृत ही रही। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जननी तो ये रही ही है। ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि इस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शौरसैनी प्राकृत से
उत्पन्न हुई है या फिर हिंदी या पश्चिमी हिंदी की बोलियों की जन्मदात्री है, तो फिर ऑप्शंस में प्राकृतों के नाम होंगे और आपको उनका सही जवाब देना है। तो इसलिए इस बिंदु को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। तीसरी प्राकृत है मागधी प्राकृत। मगध वर्तमान बिहार, जो किसी समय में क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। मगध और उसके पूर्वी प्रदेश की जो भाषा थी वो मागधी कहलाई। मगध से इसका नाम मागधी हो गया। बिहारी हिंदी की बोलियां, क्योंकि बिहार क्षेत्र से संबंधित है, तो बिहारी हिंदी की जितनी भी बोलियां थी वे सभी इससे ही विकसित हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बहुत कम साहित्य लिखा गया। आगे चलते हैं। अगली प्राकृत है अर्धमागधी प्राकृत। अवध और काशी जनपदों की, यानी जहां आज बनारस और अयोध्या क्षेत्र हैं, वहां की भाषा थी अर्धमागधी। महावीर स्वामी ने जो भी उपदेश दिए वे सब अर्धमागधी प्राकृत में ही दिए। देखिए, ध्यान में रखना है कि हमने अभी पढ़ा था कि जैन सिद्धांतों, दार्शनिक मतों से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे गए वो अलग प्राकृत में लिखे गए और अर्धमागधी में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए। इसका झुकाव शौर सैनी की ओर अधिक, मागधी की ओर कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्धमागधी प्राकृत ने शौर सैनी प्राकृत से अधिक प्रभाव ग्रहण किया, मागधी से कम, जबकि ये मागधी के काफी निकट थी। इसके गद्य में मागधी और पद्य में शौर सैनी का प्रभाव दिखाई देता है। यानी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अर्धमागधी में जो भी गद्य लिखा गया वो उस पे मागधी का प्रभाव अधिक है, मागधी प्राकृत का प्रभाव अधिक है, और जो भी पद्य लिखा गया वो शौर सैनी प्राकृत से प्रभावित है। आगे चलते हैं। अगला प्राकृत का भेद आता है महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, इससे उत्पन्न हुई है। डॉक्टर मनमोहन घोष के अनुसार ये शौर सैनी की उत्तरकालीन शाखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब शौर सैनी अपने चरमोत्कर्ष पर थी उस समय उससे एक अन्य प्राकृत का भेद जन्मा और वो भेद कहलाया महाराष्ट्री प्राकृत। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि प्राकृत के अधिकांश साहित्य में महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया गया है। यानी अधिकांश साहित्य किसमें सृजित है, किसमें लिखा गया है? महाराष्ट्री प्राकृत में। 80% प्राकृत साहित्य में महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। अब बात आती है प्राकृतों की सामान्य विशेषताओं की। तो दोस्तों, इन विशेषताओं को समझने से पहले एक बार अपनी स्मृति में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पाली, इन तीनों भाषाओं की विशेषताओं को ताज़ा कर लीजिए, क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत भी बुलंद बनेगी। आप अच्छी तरह से प्राकृतों की विशेषताओं को समझ पाएंगे। सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि ध्वनि की दृष्टि से, यानी किन किन ध्वनियों का यहाँ प्रयुक्त किया गया उसकी दृष्टि से प्राकृत पाली के पर्याप्त निकट है। यानी वे सभी ध्वनियाँ जो पाली में मौजूद थी उन सबको प्राकृत में भी अपना लिया गया। दूसरी बात, प्राकृत भाषा का व्याकरण अत्यंत सरल है, उसमें बिल्कुल भी जटिलता नहीं है। तीसरी बात, ए तथा ओ, ल और लह का प्रयोग यहाँ पर किया गया। आपको ध्यान होगा लौकिक संस्कृत के दौरान, देखिए वैदिक संस्कृत में ये दोनों इस्तेमाल किए जाते थे, र और रह, लेकिन लौकिक संस्कृत में इनके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा? ड और ढ। लेकिन प्राकृत में आते आते ये वापस बदल गया और वैदिक संस्कृत के इन व्यंजनों को यहाँ स्वीकार कर लिया गया। यानी र और ढ को, र और ढ वर्णों को यहाँ स्वीकार कर लिया गया और ए को भी स्वीकार कर लिया गया। आई और औ के स्थान पर प्राकृत में आई और औ का प्रयोग होने लगा। जैसा लौकिक संस्कृत में होता था कि आई और औ को, देखिए वैदिक संस्कृत में आई और औ का उच्चारण क्या होता था? आई और औ के तौर पर। लौकिक संस्कृत में किस रूप में उच्चारण होने लगा? आई और औ के रूप में। तो प्राकृत में भी वही विशेषता यथावत बनी रही। आई और औ का उच्चारण कैसे होता? आई और औ की तरह। एक उदाहरण देखिए, जैसे शब्द है कैलाश। कैलाश को प्राकृत में कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर क पर दो मात्राएं हैं, यानी इसका मतलब क्या है? इसको अगर अलग अलग करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे सामने आएगा। लेकिन आई को किस रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? इस आई के रूप में। तो हम यहाँ तो ये क रह गया,
क, आई और लास। तो इस प्रकार ये शब्द बन गया प्राकृत में कैलास। तो इस तरह से यहाँ आई और औ के स्थान पर आई और औ का प्रयोग हुआ। ऐसे ही कौरव है, औ का एक उदाहरण दिया गया है। क, औ और रव शब्द है और इसको इस औ के तौर पर लिखा गया है, इसका प्रयोग किया गया है, औ का प्रयोग नहीं किया गया। आगे चलते हैं। प्राकृत में केवल श और स का प्रयोग किया गया। देखिए पाली हमने पढ़ी थी पिछले सत्र में, पाली भाषा में केवल और केवल स था, लेकिन यहाँ स के साथ इस श को भी जोड़ दिया गया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था प्राकृत, द्वितीय प्राकृत का। शंख को शंख कहा गया, शीर्ष को शीश कहा गया, क्योंकि संयुक्त वर्ण तो पहले ही समाप्त हो गए थे। पाली भाषा में ही संयुक्त वर्णों का परिवर्तन हो गया था। अ के स्थान पर आ, ई, ए और ओ का प्रयोग होने लगा। इसका मतलब क्या है? जैसे शब्द यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है हर, तो हर के ह में अ स्वर मौजूद है, तो अ के स्थान पर हो रहा है या तो आ हो रहा है या ई हो रहा है या बड़ी ई हो रहा है या ए या ओ हो रहा है। तो यहाँ पर हर के स्थान पर ई, अ के स्थान पर कौन सा स्वर आ गया? ई। तो हर के स्थान पर क्या शब्द बन गया? हीर शब्द बन गया। तो इस तरह के बदलाव दूसरी प्राकृत में यानी द्वितीय प्राकृत में आए। इसी तरह से एक शब्द है संस्कृत का पद्म, जिसका अर्थ होता है कमल, और उसका उच्चारण प्राकृत में आकर के हो गया पोम। यानी इस अ के स्थान पर क्या हो गया? इस अ स्वर का हो गया ओ और शब्द बन गया, क्योंकि संयुक्त वर्ण तो पाली में ही समाप्त हो गए थे, तो द्वित्व हो गया यहाँ पर म का और पोम शब्द बन गया। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि द्वितीय प्राकृत की खास बात यह है कि इसने जहाँ एक और संस्कृत की विशेषताओं को ग्रहण किया, वहीं पाली की अपनी विरासत में से भी जो कुछ भी उचित था, जो कुछ भी सहज था, उसे भी ग्रहण कर ये आगे विकसित होती रही। री के स्थान पर अ, ई, उ होने की प्रवृत्ति ये हमें पाली में भी दिखाई देती है। जैसे जृंभ हमने वहाँ पर पढ़ा था, नृत्य शब्द का उदाहरण, जिसका नच हो गया था, यानी री के स्थान पर अ का आ गया था। इसी तरह से यहाँ जृंभ के स्थान पर जंभा हो गया, यानी री के स्थान पर आ गया। घृणा के स्थान पर ई हो गया, अ के घृणा के री के स्थान पर ई हो गया, घिण शब्द बन गया। इसी तरह से प्रावृष के स्थान पर ये संयुक्त वर्ण हट गया, इस री के स्थान पर उ आ गया और पाउंस शब्द बन गया, और इसी से बना है हमारा पावस शब्द। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, अगली विशेषताएं देखते हैं। न और य क्रमशः ण और ज में परिवर्तित हो गए प्राकृत में आकर, यानी न के स्थान पर ण का प्रयोग होने लगा और य के स्थान पर ज का प्रयोग होने लगा प्राकृत में आकर। और इस तरह की विशेषता हमें पाली में भी देखने को मिलती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द है नूपुर, नूपुर में न के स्थान पर हो गया ण और णेउर हो गया, और क्योंकि मध्य में व्यंजनों के लोप की प्रवृत्ति पाली और प्राकृत में रही है, तो वहां पर केवल उ शेष रहा, प व्यंजन का लोप हो गया, तो शब्द बन गया णेउर। इसी तरह से नंद का हो गया नंद, यव का हो गया जव, और इसी जव से जौ शब्द बना है। जौ का आटा आप सभी लोग जानते हैं, जौ जो अनाज होता है उसको भी आप सभी जानते हैं, तो वो जौ इसी यव का परिवर्तित रूप है, जिसे हम खड़ी बोली में इस्तेमाल करते हैं। मागधी प्राकृत में र के स्थान पर ल का प्रयोग बहुत देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये सभी प्राकृतों में नहीं मिलता, केवल मागधी प्राकृत में ये विशेषता देखने को मिलती है कि र के स्थान पर ये ल का प्रयोग करते हैं। अन्य प्राकृतों में उल्टा भी होता है, कहीं र के स्थान पर ल तो कहीं ल के स्थान पर र का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यानी मागधी प्राकृत में र के स्थान पर केवल ल प्रयुक्त होता है, लेकिन कुछ अन्य प्राकृतों में र के स्थान पर ल और ल के स्थान पर र का प्रयोग भी मिलता है। तो ये कुछ भिन्न विशेषताएं हैं जो अलग अलग प्राकृतों में अलग अलग रूप में हमारे सामने आती हैं। आगे चल रहे हैं। अब मागधी प्राकृत में ज के स्थान पर य का प्रयोग भी मिलता है। अभी हमने पढ़ा य के स्थान पर ज का प्रयोग, लेकिन मागधी एक ऐसी प्राकृत है जिसमें ज के स्थान पर यानी उल्टा हो रहा है, ज के स्थान पर य का प्रयोग मिलता है।
पश्चिमोत्तर प्रांत की जो पैशाची प्राकृत थी, पैशाची प्राकृत जिसमें गुणाढ्य ने वृहत कथा जैसा काव्य लिखा, जैसा ग्रंथ लिखा, उसमें क्योंकि वो पश्चिमोत्तर प्रांत विदेशों के साथ संपर्क में था, तो उर्दू, अरबी, फारसी में जो ज प्रयुक्त होता है नुक्ता वाला, उसका प्रयोग भी पैशाची प्राकृत में देखने को मिलता है। लेकिन अन्य प्राकृतों में ये विशेषता हमें दिखाई नहीं देती। ये पैशाची प्राकृत की अपनी एक निजी विशेषता है। अगली विशेषता है दोस्तों व्यंजनांत शब्दों का अभाव, यानी उन शब्दों का अभाव जो व्यंजन में समाप्त होते हैं, या यानी जिनके अंत में व्यंजन का इस्तेमाल होता है, ऐसे शब्दों का यहाँ पर अभाव रहा। यानी व्यंजन के लोप की प्रवृत्ति प्राकृत की अपनी एक खास विशेषता रही है। इसके अलावा अगली विशेषता पर चलते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि मूर्धन्यीकरण की प्रवृत्ति। मूर्धन्यीकरण हमारे मुंह में दांतों, ऊपर के तालु में दांतों और कंठ के बीच में जो ऊपर का स्थान होता है, उसे दोस्तों मूर्धा कहते हैं। तो जब हम किसी शब्द का उच्चारण अपनी जीभ को मूर्धा का स्पर्श करके करते हैं, तो उस प्रवृत्ति को मूर्धन्यीकरण कहते हैं। यानी मूर्धन्यीकरण की प्रवृत्ति प्राकृत में किस रूप में देखने को मिलती है? वो संस्कृत की जितनी भी दंत्य ध्वनियां थी, वे सब प्राकृत में आकर के क्या हो गई? मूर्धन्य हो गई। यानी कैसे समझेंगे हम? जैसे देखिए ये दंत्य ध्वनियां, हम बोलते हैं स्थित, तो हम दांत को स्पर्श करके बोलते हैं, तो यानी ये हमारी दंत्य ध्वनियां है। त, थ, द, ध, न, ये पूरा त वर्ग जो है वो दंत्य ध्वनि है। लेकिन जब इस स्थित का प्राकृतिकरण हुआ, यानी प्राकृत भाषा में जब ठीय हो गया, तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये पूरा ट वर्ग जो है वो मूर्धा से स्पर्श करके जिह्वा को फिर बोला जाता है। तो इस तरह से जो दंत्य ध्वनियां थी संस्कृत में, यानी स्थित का ठीय हो गया, डोला, त, थ, द, ध, न दंत्य ध्वनियां हैं, लेकिन उसकी जगह हो गया डोला। तो डोला को हम मूर्धा का स्पर्श करके ही उच्चारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत की जो भी दंत्य ध्वनियां थी, वे सब प्राकृत में आकर के मूर्धन्य ध्वनियां हो गईं। आगे चलते हैं। प्राकृतों की अन्य विशेषताओं की बात करते हैं। अधिकांश तह कर लेंगे इसको बेटा। शब्दों के मध्य में आने वाले व्यंजन का लोप, ये पाली में भी देखने को मिलता था, और अभी हमने नूपुर का णेउर होते हुए देखा, तो वहां भी प व्यंजन जो मध्य में आ रहा है उसका लोप हुआ है, और उसके स्थान पर कहीं स्वर का आगम है तो कहीं अर्ध स्वर का आगम है। तो अर्ध स्वर का मतलब है य को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो जैसे सागर, तो ग व्यंजन का लोप हो गया, और ग में जो विद्यमान स्वर है, मौजूद जो स्वर है अ, वो यहाँ पर शेष रह गया, तो सागर का प्राकृत में आकर के बन गया सा अ र। इसी तरह से मदन में द व्यंजन का लोप हो गया, लेकिन द का जो अ है वो शेष रहा, और प्राकृत में आकर मदन किस रूप में सामने आया? म अ ण। इसी तरह से वचन शब्द, वचन में च का लोप हो गया, मध्य व्यंजन च है, लेकिन उसका अ के स्थान पर य हो गया, यानी कहीं कहीं स्वर तो कहीं कहीं अर्ध स्वर का आगमन। तो वचन में अर्ध स्वर का आगमन हुआ, यानी य का आगमन हुआ, और वचन शब्द बदल करके वयण हो गया प्राकृत में। तो इस तरह की एक विशेषता, एक प्रवृत्ति भी द्वितीय प्राकृत में देखने को मिलती है। शब्दों के मध्य और कहीं अंत में आने वाली महाप्राण ध्वनियां, ख, ध, दूसरा और चौथा जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, वो महाप्राण ध्वनियां कहलाता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें बहुत अधिक श्वास का प्रयोग करना पड़ता है, उनको महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। तो ऐसी ध्वनियां यानी ख, ध, थ और घ और भ, ये सारी महाप्राण ध्वनियां हैं। इनके स्थान पर ह का प्रयोग हो गया। दोस्तों आपको याद होगा जब हम वैदिक संस्कृत पर बात कर रहे थे, तब भी हमने इस विशेषता की चर्चा की थी, जहां पर आपको मैं याद दिला दूं, शब्द इध का इह हो गया था। महाप्राण ध्वनि है ध, और उसके स्थान पर ह का आगम हो गया था, और इससे इध से, यानी इध का मतलब होता है यहाँ, वहां उस शब्द से इह बन गया, और इसी इह शब्द से मैंने आपको बताया था खड़ी बोली का यहाँ शब्द विकसित हुआ है। तो वही प्रवृत्ति संस्कृत की, क्योंकि हमने पढ़ा कि संस्कृत की, प्राकृत संस्कृत की परिचारिका बनकर चली है, यानी उसने संस्कृत की बहुत सारी विशेषताओं को का अनुकरण किया है। तो वो एक बात हमें यहाँ इस बिंदु पर दिखाई देती है कि महाप्राणीकरण की, महाप्राण
वर्णों के स्थान पर ह का आगम होने की प्रवृत्ति प्राकृत में दिखाई देती है। जैसे कथन का कहण हो गया, गंभीर का गहीर हो गया, यानी भ के स्थान पर ह का आगम हो गया। मेघ का मे हो गया, ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण वातावरण में आज भी जब वर्षा होती है तो उसको मेघ ही कहा जाता है, यानी घ का ह आज भी प्रयुक्त कहीं कहीं होता है, तो इस बात को भी ध्यान देंगे। और मुख का मुंह हो गया, और मुंह हम आज भी बोलते हैं। मुख संस्कृत का शब्द है और उसका प्राकृत शब्द ख ध्वनि के स्थान पर यानी महाप्राण ध्वनि के स्थान पर ह का आगम हुआ, तो इस प्रकार मुंह शब्द बनकर सामने आया। तो आप देख रहे हैं कि इन विशेषताओं को पढ़ने का हमारा मूल उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है बच्चों कि हम ये जान सकें कि खड़ी बोली हिंदी के जो शब्द विकसित हुए, जो भाषा खड़ी बोली विकसित हुई, उसकी जड़ें किस तरह से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत में बसी हुई हैं। कितने सारे ऐसे शब्द हैं जो क्रमशः इन अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं से विकसित होकर खड़ी बोली हिंदी में हमारे सामने आए हैं। इसलिए इन सबको इतनी गहराई से जानना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि खड़ी बोली हिंदी के विकास की प्रक्रिया क्या है। आगे चलते हैं। ट और ठ के स्थान पर ड और ढ का प्रयोग हमने लौकिक संस्कृत में पढ़ा था कि ळ और ढ़ के स्थान पर ड और ढ का प्रयोग होने लगा, लेकिन द्वितीय प्राकृत में आकर के ट और ठ के स्थान पर भी ड और ढ का प्रयोग होने लगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द खड़ी बोली में दिया, और वो है पढ़ाई, पढ़ना। अगर ये परिवर्तन न होता तो ये शब्द भी हमारे पास, हमारी भाषा में नहीं होता। तो देखिए, भट्ट शब्द था, उसका ट के स्थान पर ड हो गया तो भट्ट बना। इसी तरह से संस्कृत की पठ धातु, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं जानते हैं, वे समझते होंगे कि पठ धातु होती है एक, पठती, पठते, पठंती रूप चलते हैं उसके, और इस ठ का ढ होने से शब्द कौन सा सामने आया? पढ़। और इसमें बिंदु बाद में आकर खड़ी बोली में लगा, उस समय नहीं लगा था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो पढ़ जो शब्द है वही वो मूल शब्द है जिससे पढ़ाई, पढ़ना जैसे शब्द बने, जो हम अभी कर रहे हैं। कहीं कहीं ड के स्थान पर ल का प्रयोग होने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। जैसे शब्द है गरुड़, गरुड़ में मध्य में क्या है? रू है, उस और अंत में क्या है? ड़ है। तो ड़ के स्थान पर यानी इस ड के स्थान पर क्या हो गया? ल हो गया। तो गरुड़ का क्या परिवर्तित रूप हो गया? गरुल परिवर्तित रूप हो गया। इसी तरह से हमने एक विशेषता प्राकृत की अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, चर्चा की थी कि र के स्थान पर ल का प्रयोग मागधी में मिलता है, कुछ प्राकृतों में र के स्थान पर ल और ल के स्थान पर र का प्रयोग भी मिलता है। तो उसी तरह से एक और परिवर्तन यहाँ हमें भाषा का दिखाई देता है, जहाँ ड के स्थान पर ल का प्रयोग होने की प्रवृत्ति मिलती है। और यही कारण है कि गरुड़ जैसा महत्वपूर्ण शब्द प्राकृत में गरुल के रूप में उभर कर सामने आता है। आगे चलते हैं। वर्ण विपर्यय की प्रवृत्ति। वर्ण विपर्यय क्या है? यानी वर्णों की अदला बदली, जो आगे वर्ण है उसको पीछे ले गए, जो पीछे वर्ण है उसको हम आगे ले आए। उदाहरण देखिए, जैसे वर्ण शब्द है लघु, लघु में ल पहले है और ह घ बाद में है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को जान लीजिए कि ये घ महाप्राण ध्वनि है। अभी हमने पढ़ा महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर ह का प्रयोग होने लगा। तो सबसे पहले तो इस लघु का क्या हुआ? लहु। फिर इस पे आ गई विशेषता कौन सी? वर्ण विपर्यय की। और वर्ण विपर्यय में क्या हो गया? हलु, यानी ह आगे चला गया और ल पीछे आ गया। इस तरह से शब्द परिवर्तित हुए। और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जिनमें वर्ण विपर्यय की प्राकृत की विशेषता को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर विकसित। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि संयोगात्मकता क्या है और वियोगात्मकता क्या है। अगर हम आत्मकता शब्द को हटा दें, संयोग और वियोग की बात करें, तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछोड़ना, अलग होना।
तो जो भाषा पहले शब्दों को के मिले हुए रूपों को प्रयोग करती थी, वो भाषा अब शब्दों को अलग अलग प्रयुक्त करने लगी। ये इसका मोटा मोटा अर्थ है। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। संस्कृत में कहा गया राम का घर, उसके लिए कहा गया रामस्य गृहम। ये संयोग है क्योंकि इसमें का शब्द शामिल हो गया राम में, और गृहम तो अलग है ही। तो ये संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। लेकिन प्राकृत में आकर के ये हो गया रामस्य केरक घरम, यानी राम शब्द, ये रामस्य में से क अलग कर दिया इन्होंने, रामस्य शब्द को रखा लेकिन क अलग करके उसका एक अलग शब्द बना दिया केरक, और गृहम का हो गया घर। क्यों? क्योंकि ग के स्थान पर हो गया घ, और इस घ से हमारा खड़ी बोली का घर बना, जिसको हम रोज दिन में न जाने कितनी बार प्रयुक्त करते हैं। और केरक से बन गया का। खड़ी बोली का जो एक कारक है वो का, संबंध कारक, वो का यहां बना। तो इस तरह से अब यहां क्या परिवर्तन आ रहा है, यहां रामस्य में ही कारक मिला हुआ है, यानी रामस्य का अर्थ है राम का, लेकिन यहां रामस्य का अर्थ केवल राम है। का शब्द के लिए, का अर्थ के लिए केरक शब्द का यहां प्रयोग किया गया है, यानी भाषा में शब्दों के अलग अलग अर्थों के टुकड़े हो रहे हैं, भाषा में अलगाव की प्रवृत्ति आ रही है। इसी को कहते हैं वियोगात्मकता। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, और जब संस्कृत से भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर खड़ी बोली तक आती है तो क्रमशः उसमें संयोगात्मकता के स्थान पर वियोगात्मकता विकसित होने लगती है, और खड़ी बोली हिंदी पूरी तरह से एक वियोगात्मक भाषा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम हर संबंध को कारकों के माध्यम से अच्छी तरह से अलग अलग रूप में प्रयुक्त करते हैं। राम का घर है, राम की किताब है, राम का पेन है, राम के माता पिता हैं, माता और पिता हैं। हम जितना ज्यादा उसको विस्तृत करते हैं उतनी ही हमारी भाषा वियोगात्मक होती है। तो इस तरह से प्राकृत भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर विकसित हुई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यानी आप अब तक, मैं उम्मीद करती हूं दोस्तों, कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्राकृत भाषा तक आते आते संस्कृत भाषा ने, यानी वैदिक संस्कृत ने अपना कितना रूप परिवर्तित किया। और प्राकृत भाषा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस भाषा में संस्कृत की भी विशेषताएं हैं, संस्कृत के यानी वैदिक संस्कृत की भी विशेषताएं हैं, लौकिक संस्कृत की भी विशेषताएं हैं, और पाली की भी विशेषताएं मौजूद हैं। यानी ये भाषा संस्कृत का अनुकरण करके चली है, लेकिन इसने अपनी पूर्ववर्ती भाषा से भी बहुत कुछ विरासत में प्राप्त किया, और इस तीनों चीजों से मिलकर इस प्राकृत भाषा का स्वरूप निर्मित होता है। तो चलिए इन प्रश्नों के आधार पर जानते हैं कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। अपने परीक्षक आप स्वयं हैं। पहला प्रश्न है प्राकृत है, पहला ऑप्शन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, या इनमें से कोई भी नहीं। अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि प्राकृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है, बल्कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला बिंदु है प्राकृत जन भाषा है, सही है। प्राकृत प्रकृति या मूल से उत्पन्न भाषा है, ये भी सही है। प्राकृत के शब्दों का प्रयोग वेदों में भी हुआ है, ये कथन भी सही है। तो फिर प्राकृत भारोपीय परिवार की केंतुम शाखा की भाषा है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि केंतुम के स्थान पर यहां होना चाहिए सतम। हमने पढ़ा था भारोपीय परिवार की भाषाएं दो वर्गों में विभक्त हुई, सतम और केंतुम, और सतम से संस्कृत आदि भाषाएं विकसित हुई। तो ऐसी स्थिति में केंतुम शाखा की भाषा प्राकृत हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राकृत संस्कृत से विकसित हुई भाषा है। तो सही उत्तर क्या है? डी है। यानी ये डी जो कथन है वो प्राकृत के विषय में पूरी तरह से असत्य कथन है। आगे चलते, अगला प्रश्न देखते। भरत मुनि ने कितनी प्राकृतों की चर्चा की है? तो हमने अलग अलग विद्वानों के मत पढ़े थे दोस्तों। आपको याद होगा कि भरत मुनि ने प्राकृतों के 7 भेद अपने ग्रंथ में बताए हैं, यानी ए ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए।
पश्चिमोत्तर प्रदेश में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? पश्चिमोत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया था, सिंध और पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र को पश्चिमोत्तर प्रदेश कहा जाता था। और यहाँ पर बोली जाने वाली कौन सी प्राकृत थी? मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी या फिर पैशाची। तो आपको ध्यान रखना है डी ऑप्शन सही है, क्योंकि पैशाची प्राकृत ही पश्चिमोत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा थी, प्राकृत थी। आगे चलते हैं। कौन सी प्राकृत के पश्चिमी हिंदी, कौन सी प्राकृत को पश्चिमी हिंदी की बोलियों का की जननी कहा गया है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी या फिर पैशाची। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कहा था कि इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों की जननी है शौरसैनी प्राकृत। आगे चलते हैं। प्राकृत साहित्य में कौन सी प्राकृत का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? यानी कौन सी प्राकृत ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा विपुल साहित्य लिखा गया? तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि प्राकृत का 80% साहित्य किसमें लिखा हुआ है? महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया है। यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्राकृत में र के स्थान पर ल का प्रयोग? ये तो मैं इतनी बार दोहरा चुकी हूं बच्चों कि आपको याद हो चुका होगा अब तक। मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी या फिर महाराष्ट्री। तो मागधी में र के स्थान पर ल का प्रयोग होने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत की विशेषता नहीं है? ऐ तथा औ के स्थान पर ऐ और औ का प्रयोग, संयोगात्मक प्रवृत्ति। री के स्थान पर अ, ई, उ का प्रयोग, न और य के स्थान पर न और ज का प्रयोग। तो देखिए, पहली प्रवृत्ति प्राकृत में देखने को मिलती है। संयोगात्मक प्रवृत्ति प्राकृत में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने विस्तार से पढ़ा कि भाषा प्राकृत के द्वितीय प्राकृत के समय तक आते आते संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर विकसित होने लगी थी। और ये विशेषता भी प्राकृत में दिखाई देती है। री के स्थान पर अ, ई, उ का प्रयोग, क्योंकि ये पाली में भी था। न और य के स्थान पर न और ज का प्रयोग, ये भी प्राकृत की एक विशेषता है। यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये बात हमारी यहाँ आज की चर्चा समाप्त होती है। और हमने आज, आपको ध्यान होगा, किस किस बात पर चर्चा की? हमने चर्चा की कि प्राकृत भाषा का अर्थ क्या होता है। यानी प्राकृत भाषा का मूल अर्थ होता है जन भाषा, यानी जो लोक मानस में बोली जाए, जन जन में बोली जाए, आम आदमी की भाषा हो, वही प्राकृत है। और प्राकृत के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भेद बताए हैं, जिनमें से सर्वमान्य भेद 5 हैं जिन पर हमने चर्चा की। और उन 5 से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राकृत तक की हिंदी भाषा के विकास की जो यात्रा है वो आपको बहुत रुचिकर लगी होगी, अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भाषा निरंतर प्रवाहमान होती है, अपने रूप को हर क्षण परिवर्तित करती है। लेकिन वो परिवर्तन हमें तभी दिखाई देते हैं जब वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आज की चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई होगी। और अगर जरा भी आप इस लेक्चर को उपयोगी मानते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए।